ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। नजरिया में हम खास मुलाकात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से। अभी तक तो हमने उनसे बात करी राज्य के बजट को लेकर, हालात को लेकर, लेकिन अब हम उनसे बात करेंगे बस्तर की और इन दिनों बस्तर में हो रहे पत्रकारों के हमले को लेकर। अच्छा, एक और मसला है जिसको लेकर छत्तीसगढ़ इस समय पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है बस्तर में पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर। उस पर ये आरोप लग रहे हैं कि सरकार और पुलिस जो है बस्तर की, वो पत्रकारों की आवाज को दबा रही है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की जितनी स्वतंत्रता है, काम करने के लिए जितना बेहतर वातावरण है, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में और कहीं राज्य, बस्तर में जाएं, दंतेवाड़ा में जाएं। फिर बस्तर में 5 पत्रकारों की गिरफ्तारी क्या है? 5 पत्रकार कौन है? कोई पत्रकार, 2 पत्रकार जिन्हें गिरफ्तार किया गया या जिनके खिलाफ कार्रवाई, वो पुलिस की शिकायत नहीं, वो शिकायत आम आदमी की शिकायत थी। लोगों ने शिकायत किया, पुलिस ने कार्रवाई की, न्यायालय में वो मामला विचाराधीन है। मगर कल बस्तर के, दंतेवाड़ा के, सुकमा के सारे पत्रकार मेरे पास आए। हमने उन्हें बताया कि सरकार पत्रकारों के लिए बेहतर न केवल व्यवस्था करती है, बल्कि हिंदुस्तान में सबसे मजबूत व्यवस्था हमने की कि छत्तीसगढ़ में कहीं भी पत्रकारों के खिलाफ मान लो कोई मामला दर्ज होता है, उसके लिए एक स्टेट लेवल की हाई पावर कमेटी बनाई है, जिसमें जीडी के सचिव, जिसमें पीएस होम रहेंगे, जिसमें पत्रकार के प्रतिनिधि रहेंगे, जिसमें अन्य प्रतिनिधि रहेंगे, और वो कमेटी स्क्रीनिंग करेगा और स्क्रीनिंग करने के बाद ही एसपी को फिर अनुसार रहेगा कि ये मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करना है तो नहीं करेगा। और ये लगता है कि मामला उचित है, शिकायत नागरिकों की, छत्तीसगढ़ के पत्रकार और बाहर से आए हुए पत्रकार बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी मालिनी सुब्रमण्यम को बस्तर छोड़ना पड़ा है। लीगल एड ग्रुप की बात करें, बेला भाटिया की बात करें, तो उनका भी आरोप है कि पुलिस ने हमको निशाने पर ले रखा है, वो भी अब पुलिस के निशाने पर है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इसकी निंदा करी है। मानव अधिकार आयोग ने सरकार से जवाब मांगा है और एडिटर्स गिल्ड में भी ये मसला उठा है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। वो विषय उनकी चिंता का है और सरकार ने अपने तरीके से सभी से बात की है। ये कोई प्रशासन से कोई लड़ाई का विषय नहीं है, सरकार से लड़ाई का विषय नहीं है। स्थानीय एनजीओ है और लोकल कुछ लोग हैं जिनके साथ कुछ विवाद होते हैं, तो सरकार इसमें दोनों पक्ष को सुनकर, और ख़ासतौर से कोई यदि एनजीओ काम कर रहा है तो उसके अधिकारों का हनन ना हो, वो स्वतंत्रतापूर्वक काम करे, ये चिंता पूरी सरकार करेगी, ये हमने उनको भरोसा दिलाया है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो नागरिक एकता मंच है उसके जरिए पुलिस साथ में उनके मिलके एक सरवा जुर्म 2 की तैयारी कर रही है, पार्ट 2 की तैयारी हो रही है। कोई सरवा जुर्म की जरूरत नहीं है। बस्तर में ऐसे भी पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ के पुलिस और जवानों का मनोबल बढ़ा हुआ है। जनता नक्सलियों के खिलाफ खड़ी हो गई है। महिला, बच्चे, पुरुष एक साथ निकलकर इसके खिलाफ खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं। नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं। और आज पुलिस को मुझे लगता है कि अपने उसी दिशा में ध्यान देना चाहिए कि हम जो सड़क बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, नक्सली उस एरिया में पुलिस के जवानों की जरूरत है जो वहां काम कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों जो बस्तर की पुलिस है, बस्तर के आईजी जो है कलूरी, वो भी विवादों में है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है उसमें आम आदमी जो वहाँ के आदिवासी हैं वो भी उसके चपेट में आ रहे हैं और वहाँ के पत्रकार भी उसकी चपेट में आ रहे हैं। हम इस बात की चिंता करेंगे, कोई भी अधिकारी हो, आईजी हो, एसपी हो, थानेदार हो, सिपाही हो, सब अपनी मर्यादा में, अनुशासन में रहे। उन पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो पत्रकारों को धमका रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति वहाँ नहीं बन रही है कि पत्रकारों को किसी प्रकार कल मेरे पास 50 पत्रकार आए थे 3 जिले के, सबके साथ मैंने 1 घंटे बात की। कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मगर ये शिकायत नहीं है कि हमें काम करने से रोका जा रहा है। तो क्या आप इंडिया न्यूज के माध्यम से कोई मैसेज देना चाहेंगे क्या पत्रकारों को कि बस्तर में काम करने वाले पत्रकारों की या मीडिया की आज़ादी छत्तीसगढ़ में इसी तरह अक्षुण्ण रहेगी? आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में कहीं भी कोई भी पत्रकार पूरी आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ, निष्फिक्र होके अपने दायित्व का पालन कर सकता है। कहीं भी किसी स्तर में भी न सरकार का, न पुलिस का, न प्रशासन का कहीं विरोध नहीं है। उनको पूरा सहयोग दिया जाएगा। और हम चाहते हैं कि बस्तर की कहानी अब दिल्ली में जाए, बस्तर की कहानी हिंदुस्तान में जाए। वहाँ के सड़कों का निर्माण हो रहा है, पुल का निर्माण हो रहा है, स्कूल का निर्माण हो रहा है। वहाँ एक उम्मीद और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। स्कूलों में बच्चे जाने लगे, नए निर्माण वहाँ होने लगा, और शांति और विकास की जिसकी कल्पना मैं करता है
उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। तो अब तो हम पॉजिटिव स्टोरी चाहते हैं। मतलब आपके हिसाब से माना जाए कि बस्तर अब बदहाल नहीं है, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सरकार किसी निर्णायक लड़ाई के मूड में आ रही है। करवट बदल रहा है। बस्तर में नगरनार का स्टील प्लांट आ गया, बस्तर में मेडिकल कॉलेज आ गया, बस्तर में रेलवे कनेक्टिविटी हो गई, बस्तर के रोड कनेक्टिविटी बढ़ गई, बस्तर के बच्चे आप डिप्टी कलेक्टर बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं बस्तर के। लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसा है कि सरकार जिस निर्णायक लड़ाई में जा रही है उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी और वहां के आदिवासी उस लड़ाई से बच नहीं पा रहे, वो भी उसकी चपेट में आ रहे हैं। तो उसे सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी? हमारे लोग घायल और मारे क्यों जाते हैं? क्योंकि पुलिस के पास बंदूक तो चलाना है, मगर पहले वनवासी को हमारे बचाना है। और ये नक्सली उनके भेष में रहते हैं, उनके बीच में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। कैजुअलिटी कई बार हमारी इसलिए हो जाती है कि मेरे जवान वहाँ पे गोली नहीं चला सकते। हम पहली सुरक्षा बस्तर के हमारे मूल वहाँ के वनवासी के रहने वालों की है। उसके बाद हम ये चाहेंगे कि नक्सल हिंसा में जो निर्णायक दौर में हम पहुँचे हैं, आने वाले समय में शांति हो, विकास हो। लेकिन बस्तर में इतना बदलाव हो रहा है, आगे का कई सारा मास्टर प्लान है जिस तरीके से आप बता रहे हैं, उसके बाद भी सुरक्षा बलों को लेकर भी कई बातें आती हैं सामने कि उनके जवानों की ओर से भी ज्यादतियां की गई, आम आदमी को परेशान किया गया। तो उसे लेकर कई सारे आयोग बने और किसी की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई। नहीं, कुछ घटनाएं हुई हैं, आयोग की रिपोर्ट भी आए हैं, रिपोर्ट के आधार पे, और एनआईए जैसी संस्था ने अपनी रिपोर्ट दी है, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं ने रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट पे सरकार भी परीक्षण करती है, उसमें कार्रवाई करती है। बस्तर के लिए क्या मास्टर प्लान होगा आने वाले 3 सालों का? मुझे लगता है कि बस्तर के लिए हमारी सरकार की योजना और हमारी कार्य योजना, यानी बस्तर का यदि व्यापक रूप से मैं विस्तार करूं तो लोगों का एक विश्वास जीतना ही नहीं है, वहाँ के लोगों के लिए उन सारी सुविधाओं को जिसके लिए वो 50 साल जिसके लिए इंतजार करते रहे, वो सुविधा देने का काम है। बस्तर के लिए 3000 करोड़ का हमने बस्तर डेवलपमेंट प्लान बनाया है, जिसमें रोड कनेक्टिविटी का भी है, एजुकेशन का भी है, हेल्थ का भी है, और इन सारे कंपोनेंट के साथ हम बस्तर में वहाँ के लोगों को न केवल उनको ज़मीन के पट्टे दे रहे हैं, बल्कि उसका अधिकार भी दे रहे हैं कि उस ज़मीन का वो डेवलपमेंट कर सके। वन वो क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीदने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, और इस व्यवस्था का असर हुआ है कि अब उस क्षेत्र में न केवल कृषि में विस्तार हुआ है, वनोपज में विस्तार हुआ है, रोजगार के नए अवसर वहाँ मिलेंगे, और सबसे बड़ी दल्ली राजहरा से रावघाट और जगदलपुर रेलवे लाइन बन जाएगा तो बस्तर पूरी दुनिया से जुड़ जाएगा और बस्तर के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। एक आखिरी सवाल नक्सलियों पे कि लगातार सरकार इतना कर रही है और काफी कुछ बदला है, फिर भी कहाँ चूक होती है जो इस तरह से ब्लास्ट और अटैक जैसी घटनाएं हो जाती हैं? 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का बस्तर है। बस्तर केरल से बड़ा है। एक एक जिले हमारे 3,000 4,000 स्क्वायर किलोमीटर में है। हजारों किलोमीटर सड़कें हैं, दूरस्थ जंगल है, पहाड़ हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पूरे 40,000 किलोमीटर को सुरक्षित रख सके। हमारे जवान कोशिश करते हैं, पर आईडी को डिटेक्ट करना आज दुनिया के पास कहीं टेक्नोलॉजी नहीं है, और ऐसे दुर्भाग्यजनक क्षण आते हैं कि रोड के ऊपर आईडी का ब्लास्ट होता है। अब धीरे धीरे हम उस टेक्नोलॉजी की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं कि सुरक्षा के साथ हमारे जवान आगे बढ़ें, उनके इस प्रकार के ब्लास्ट से उनको नुकसान ना हो। हम उम्मीद कर रहे हैं कि बस्तर में सुरक्षा भी बढ़ेगी, बस्तर में विकास भी होगा और शांति की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब 2 राजनीतिक सवाल कि अब 2.5 साल हो चुके हैं आपकी सरकार को, आपको उम्मीद है कि चौथी बार सरकार बनेगी, लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि आपके जो संकट मोचन है अजीत जोगी, उनको भी अब भूपेश बघेल ने किनारे कर दिया है। कांग्रेस में वो अलग थलग पड़ चुके हैं, सरकार पे लगातार आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस आक्रामक रुख में आ गई है। तो चौथी बार सरकार बनाने की संभावनाएं बीजेपी के लिए आप अब कैसी देख रहे हैं? पहली बात तो कोई संकट मोचन इस सरकार का नहीं है। इस सरकार का जनता और जनता के विश्वास, आपस में कांग्रेस की लड़ाई और गुटबाजी एक अलग विषय हो सकता है, और उससे बीजेपी के वोट बैंक में कोई फर्क हमको नहीं पड़ता। हम अपने लकीर को बड़ा करना जानते हैं, चाहते हैं, और वो विकास से संभव है। और हमने पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस के सारे इस प्रकार के प्रचार प्रसार के खिलाफ एक ही रास्ता चुना, वो है डेवलपमेंट का। और छत्तीसगढ़ की जनता ने सरकार के विकास के कामों पे मुहर लगाई, 1 बार 2 बार 3 बार विधानसभा में, 3 बार लोकसभा में,
और ये सिर्फ हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव वह काम की वजह से हुआ। और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की जो हालत आज है, जिस प्रकार बिखरी हुई कांग्रेस है, जिस प्रकार संगठित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन और राष्ट्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार डेवलपमेंट में हम तेजी के साथ आगे बढ़े हैं, स्टेट को ज़्यादा पैसा मिलने लगा, 32% से 42% केंद्र सरकार से मिलने वाला जो हमारी राशि है वो बढ़ी है। नई खनिज नीति आई है जिसका बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। मिनरल डेवलपमेंट फाउंडेशन का गठन हुआ है 900 करोड़ का। और उसके साथ ही साथ वो योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए लॉन्च की, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा बैंकिंग योजना, और उसके साथ साथ इन नई योजनाओं को छत्तीसगढ़ की योजना को जोड़कर एक अच्छा वातावरण का निर्माण पूरे देश में, प्रदेश में होगा। चलिए, मतलब आपके हिसाब से चौथी बार सरकार बनेगी? मैं ये उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद देगी और सरकार बनाने का अवसर देगी। और सरकार का कोई संकट मोचन नहीं है, उसके बाद भी सरकार पे पिछले इतने सालों में अजीत जोगी को ही साथ साठगांठ का आरोप क्यों लग रहा है? सिर्फ अजीत जोगी का नाम आता है, कोई और नाम भी नहीं आता है। अगर आरोप ही हो तो दूसरे नाम आएंगे सामने। अजीत जोगी का नाम इस रूप में कांग्रेस का भी मुद्दा बना हुआ है कि क्योंकि वो आपस में ही भिड़े हुए हैं। बीजेपी ने अजीत जोगी को ही सामने रखकर चुनाव लड़ा और उस चुनाव में हमें सफलता मिली। उनके कामों की वजह से हमको सफलता मिली, उनकी नीतियों की वजह से सफलता मिली। वो 3 साल का जो शासनकाल था जनता के दिमाग से अभी भी उतरा नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि छत्तीसगढ़ की जनता उस मॉडल को पसंद नहीं करती। छत्तीसगढ़ की जनता एक विकास के मॉडल को पसंद करती है और हम छत्तीसगढ़ में उसी मॉडल को लेकर चल रहे हैं। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।